नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के 10वां पाठ सुभाषित रत्नानि पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। विगत कक्षा में हमने इस पाठ के प्रथम और द्वितीय श्लोक का अध्ययन किया। आज की कक्षा में विद्यार्थियों हम इसके तृतीय, चतुर्थ, पंचम श्लोक का अध्ययन करेंगे और उनके विषय में जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं और उन्हें जानने और समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हमें संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप अपनी दृष्टि इसी तरफ बनाए रखें, इन श्लोक को समझने, इनकी व्याख्या को समझने और इनके अनुवाद को समझने का प्रयास करें। तो चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम श्लोक के अंदर जो पद आए हुए हैं उन पदों को एक बार उच्चारित करते हैं, फिर उसका सस्वर वाचन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, गुणई, सर्वप्रथम जो हमारे पास श्लोक के अंदर जो पद हैं उन पदों को हम उच्चारित करेंगे। आप भी उच्चारण के दौरान इन्हें उच्चारित करें और इन्हें बोलने का अभ्यास करें। देखिए, गुणई गौरवम आयाति, नौचई आसनम आस्थितः, प्रासाद शिखरस्तोपि काको न गरुड़ायते। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे पास में यहाँ श्लोक है। चलिए इसका एक बार हम उच्चारण करते हैं सस्वर, फिर उसके पश्चात इसके पदच्छेद की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, गुणै गौरवम आयाति, नौचै आसनमास्थितः, प्रासाद शिखरस्तोपि काको न गरुड़ायते। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में यह श्लोक है अथवा सुभाषितानी है। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम जो हमारे सम्मुख जो पद आए हैं उनके हम पदच्छेद करते हैं और इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गुणई, तो हमने यहाँ पर इसका पदच्छेद किया। गुणई गौरवम आयाति, गौरवम आयाति, नौचई न उच्चई, यहां पर संधि युक्त पद था, हमने उसको अलग कर दिया है। उसके बाद आसनम आस्थित, तो आसनम और उसके पश्चात आस्थित। प्रासाद शिखरस्थ, यहां पर क्या था? प्रासाद शिखरस्तोपि, तो प्रासाद शिखरस्थ अपि, उसके पश्चात काकः, काकः न गरुड़ायते, न गरुड़ायते। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में जो श्लोक था उस श्लोक के हमने पदच्छेद किए। अब हमारे पास में जो पद आए हैं, सर्वप्रथम हम इन पदों के अर्थ को जानेंगे, उसके पश्चात आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए विद्यार्थियों, हमने जो पदच्छेद किए थे उसके अंदर हमारे पास जो प्रथम पंक्ति थी, हम प्रथम पंक्ति के जो अर्थ हैं, पद आए हुए हैं, उनके अर्थ को जानते हैं। देखिए, गुणई, गुणई से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? गुणों से। और गौरवम, गौरवम से क्या तात्पर्य है? गौरव को, गुणों से गौरव को आयाति प्राप्त करता है। उसके पश्चात न, न से क्या तात्पर्य है? नहीं। और उच्चई, उच्चई से क्या तात्पर्य है? उच्च या ऊंचा। उसके पश्चात आसनम, आसनम से क्या तात्पर्य है? आसन पर। आस्थितः, आस्थितः से क्या तात्पर्य है? बैठने से। अब विद्यार्थी, उन पदों के अर्थ को हमने यहाँ पर जाना है। अब जाने के पश्चात हम एक पंक्ति का निर्माण कर लेते हैं, ताकि इन पदों को भी हम क्रमबद्ध तरीके से जमा सकें और जो श्लोक है उसके अर्थ को भी हम जान सकें। देखिए, गुणों से गौरव को प्राप्त करता है। ठीक है, यह हमारी पंक्ति इस प्रकार से हम बना सकते हैं। गुणों से गौरव को प्राप्त करता है, नहीं उच्च आसन पर बैठने से। तो यहाँ क्या पंक्ति बनाएंगे हम? उच्च आसन पर बैठने से नहीं। इस प्रकार से गुणों से गौरव को प्राप्त करता है, उच्च आसन पर बैठने से नहीं। इस प्रकार से हम बना सकते हैं, या इस नहीं को हम यहां पर भी रख सकते हैं। गुणों से गौरव को प्राप्त करता है, नहीं उच्च आसन पर बैठने से। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों, जो पंक्ति हमने बनाई है उसको हम यहां पर रूपांतरित कर देते हैं। तो देखो, गुणों से गौरव को प्राप्त करता है, तो गुणई गौरवम आयाति, गुणई गौरवम आयाति। और न उच्चई आसनम स्थित है, उच्च आसन पर बैठने से या उच्च आसन पर बैठने से, तो उच्चई आसनम आस्थित। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने जो हमारे पास पदच्छेद था उस पदच्छेद के आधार पर यहाँ पर
शब्दार्थ के रूप में एक पंक्ति का निर्माण किया और उस पंक्ति को हमने यहाँ पर रूपांतरित कर दिया है। चलिए जो पदच्छेद की द्वितीय पंक्ति है उसको भी इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए, प्रासाद शिखरस्थः, भवन के शिखर पर, कोई भी जो भवन है उसका जो उच्चतम स्तर है ऊपर की ओर, उसके शिखर पर, उसे क्या कहेंगे, भवन के शिखर पर या जो महल है उसके शिखर पर। अपि, अपि भी काकः, कोआ न नहीं, गरुड़ायते, गरुड़ के समान आचरण करता है। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे पास में जो पद थे उन पदों के हमने यहाँ पर अर्थ देखे। देखिए, भवन के शिखर पर भी कोवा नहीं गरुड़ के समान आचरण करता है। तो सर्वप्रथम हम लेंगे विद्यार्थियों कोवा। तो कोवा भवन के शिखर पर भी गरुड़ के समान आचरण नहीं करता है। इस प्रकार से हम इसका एक जो वाक्य है उसका निर्माण कर लेते हैं। देखिए, तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, काका है, फिर उसके पश्चात क्या था, प्रासाद शिखरस्थ, भवन के शिखर पर, तो प्रासाद शिखरस्थ, अपि भी, और उसके पश्चात गरुड़ायते, गरुड़ के समान आचरण नहीं करता है, तो न पहले लिख देंगे, न गरुड़ायते। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे पास में जो श्लोक था उसके हमने जो पदच्छेद किए थे, उस पदच्छेद के आधार पर हमने जो पद थे उनके अर्थ को जाना, और अर्थ के जानने के पश्चात में वहां पर एक पंक्तियां निकाली हमने उसके अर्थ की दृष्टि से, श्लोक के अर्थ की दृष्टि से। अब विद्यार्थियों जो ये पंक्तियां हमें प्राप्त हुई है, इनका प्रयोग हम अन्वय के तौर पर करते हैं। देखिए, दोनों पंक्तियों को हम यहाँ पर लिख देते हैं और जो कुछ पद विशेष हैं उन्हें यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमारे पास श्लोक क्या है, गुणै गौरवम आयाति नौचै आसनमास्थित प्रासाद शिखरस्तोपि काको न गरुड़ायते। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे पास श्लोक है। अब श्लोक के माध्यम से भी हम पदच्छेद को एक बार देख लेते हैं। देखिए, गुणै गौरवम आयाति, तो मनुष्य है, यहां पर हमने जोड़ दिया है, गुणै गौरवम आयाति, उसके पश्चात न उच्च आसनम आस्थित, न उच्चै, उच्चै आसनम आस्थित। उच्चै से क्या तात्पर्य, ऊंचा या उच्च। इस प्रकार से देखिए आगे देखते हैं, प्रासाद शिखरस्तोपि काको न गरुड़ायते, तो काक हमने पहले लिया, तो काकः प्रासाद शिखरस्तः अपि न गरुड़ायते, अर्थात गरुड़ के समान आचरण नहीं करता है। अब विद्यार्थियों जो हमारे सम्मुख अन्वय आया है, उस अन्वय के आधार पर एक बार हम अर्थ देख लेते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, गुणै गौरवम आयाति, जो कि पंक्ति हमने कहां से ली थी विद्यार्थियों, यहां से, गुणै गौरवम आयाति न उच्चै आसनम। तो विद्यार्थियों यहां पर इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ, गुणों से गौरव की प्राप्ति होती है, न कि उच्च स्थान पर बैठने से। अगर उच्च स्थान पर बैठने से गुणों की प्राप्ति होती है तो विद्यार्थियों फिर जो कौवा है वह अगर उच्च स्थान पर बैठता है तो क्या वह गरुड़ के समान हो जाता है, अर्थात नहीं होता। इस प्रकार से श्लोक के अंदर बताया गया है। चलिए, इस श्लोक का जो भावार्थ है उसे हम विस्तार से जानते हैं, पर सर्वप्रथम अन्वय के अंदर जो पद आए हैं उन पदों के अर्थ को एक बार पुनः जानते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, गौरवम, गौरवम से क्या तात्पर्य, गुरुताम, बड़प्पन, और आयाति, आयाति से क्या तात्पर्य है, भवति अथवा प्राप्नोति, प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रासाद शिखरस्थः भवनस्य शीर्षे स्थित, अर्थात भवन की चोटी पर बैठा, कोई भी भवन है उसके सबसे ऊंचे वाले हिस्से के अंदर बैठा हुआ। गरुड़ायते, गरुड़वत, अब गरुड़ की तरह है, गरुड़ बन जाता है, अर्थात जो गरुड़ है पक्षियों का राजा उसकी तरह है, यहां पर बताया जा रहा है। काकः, काकः से क्या तात्पर्य है, वायशः, कोआ। इस प्रकार से अब विद्यार्थी परीक्षा की दृष्टि से हमें वहां पर प्रसंग भी पूछा जाता है। चलिए इसका प्रसंग जानते हैं और फिर इसके जो संस्कृत व्याख्या है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए प्रसंग क्या होगा, श्लोको अयम अस्माकं स्पंदन इति पाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति पाठात् उद्धृतः। श्लोके अस्मिन् कविः गुणानां महत्वं वर्णयति। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा श्लोक है उसका यहाँ पर प्रसंग है। चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। यह श्लोक हमारी स्पंदना इस पाठ्य पुस्तक के सुभाषित रत्नानि इस पाठ से उद्धृत है।
इस श्लोक में कवि ने गुणों के महत्व का वर्णन किया है, अर्थात गुण किस प्रकार के होते हैं उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। चलिए विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और जो श्लोक का भावार्थ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए संस्कृत व्याख्या, मनुष्य संसारे सद्गुणै एव गौरवं प्राप्नोति न तु उच्चासनं पदं वा प्राप्य। मनुष्य संसार में सद्गुणों से ही गौरव प्राप्त करता है, न कि ऊंचे आसन अथवा पद पर। पद प्राप्य उन्नतिम प्राप्नोति, पद प्राप्त करके उन्नति को प्राप्त करता है। तो विद्यार्थी यहाँ पर बताया गया है कि सद्गुणों से ही गौरव की प्राप्ति होती है, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से। गुणहीनः उच्च पदे स्थितोपि गौरवम न प्राप्नोति। गुणहीन ऊंचे पद पर स्थित होने पर भी गौरव प्राप्त नहीं करता है। आप इस प्रकार से समझिए कि गुणहीन व्यक्ति यदि अगर ऊंचे पद पर भी बैठता है तो वह गौरव को प्राप्त नहीं करता है। यतः जैसे भवनस्य उच्चतमं शीर्षे अपि स्थित्वा गुणहीनः काकः गरुड़वत गौरवं न प्राप्नोति। जैसे भवन के सबसे ऊंचे शीर्ष पर भी स्थित अर्थात बैठे हुए गुणहीन कौवा गरुड़ के समान गौरव प्राप्त नहीं करता है। जो भवन है उसके सबसे शीर्ष स्तर पर यदि अगर कौवा बैठता है अर्थात ऊंचाई के ऊपर कौवा बैठता है तो भी वह गरुड़ के समान गुण प्राप्त नहीं कर पाता है। इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर बताया गया है। चलिए विद्यार्थियों, इसका हिंदी अनुवाद भी देखते हैं हम। हिंदी अनुवाद में क्या है? मनुष्य संसार में सद्गुणों से गौरव प्राप्त करता है, उच्चासन अथवा ऊंचे पद पर बैठकर उन्नति को प्राप्त नहीं करता। गुणहीन ऊंचे पद पर स्थित होने पर गौरव प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि भवन के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित गुणहीन कौवा गरुड़ के समान आचरण वाला नहीं होने से गौरव प्राप्त नहीं करता है। कौवा चाहे कितने ही ऊंचे जो स्थान है उसके ऊपर बैठ जाए लेकिन वह गरुड़ के समान नहीं होगा। इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर बताया गया है। अब विद्यार्थियों, इस श्लोक के अंदर जो पद आए हैं सर्वप्रथम हम उनके परिचय को जानते हैं और फिर आगे के श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए क्या क्या पद हैं। गुणई। अब गुणई से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? गुणों से। अब गुणई पद कैसे बना है? यहाँ पर गुण शब्द है और उसके रूप चलेंगे शब्द रूप। तो विद्यार्थियों पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? गुणई। काकः। काकः से क्या तात्पर्य है? कौवा। और यहाँ पर काक शब्द है उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या पद बनता है? काकः। नौचई। नौचई को अगर हम विच्छेदित करेंगे तो कैसे होंगे? न उच्चई। अब विद्यार्थी यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर संधि है गुण संधि। देखो प्रसंग किस प्रकार से आया है? न में से हमने निकाल लिया है अ स्वर के रूप में। आगे है हमारे पास में उ और आगे क्या हमारे पास में वर्ण बच्चे हैं? चई। इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब विद्यार्थियों हमें संधि करनी है यहाँ। अब ए के बाद में उ है तो ऐसी परिस्थिति में होता है वहां पर गुण, और गुण क्या होगा? ओ, और पद क्या बनेगा? नौचई। संधि कौन सी होगी? गुण संधि। आस्तितः। आस्तितः इस प्रकार से आंग उपसर्ग है विद्यार्थियों यहाँ पर, और स्था धातु है और त प्रत्यय है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों प्रासाद शिखरस्तोपि, तो प्रासाद शिखरस्तः धन अपि। अब विद्यार्थियों वहां पर विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात ए है। अब हमें यहाँ पर यह जानना है क्या विसर्ग से पहले भी ए है? तो हाँ विद्यार्थियों यहाँ पर अंतिम वर्ण ए है। अब हमारे पास में परिस्थिति कैसी है विद्यार्थियों? यहाँ पर हमारे सामने परिस्थिति आ गई है इस प्रकार से। यहाँ पर अंतिम वर्ण ए है, उसके बाद विसर्ग है और आगे भी ए है। ऐसी परिस्थिति के अंदर विद्यार्थियों हमने बार बार अध्ययन किया है, पिछले पाठ में भी हमने इसका अध्ययन किया है कि ऐसी स्थिति के अंदर जो विसर्ग है उसके रे को क्या होगा विद्यार्थियों? उ। अब उ होने के पश्चात अभी हमने देखा कि ए के बाद उ है तो क्या होगा? गुण होगा। गुण क्या होगा विद्यार्थियों? ओ। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या स्थिति आ गई है? प्रसाद शिखरस्तो और आगे अपि।
अब इसके आगे अ है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर होगी पूर्व रूप संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? सर्वप्रथम विसर्ग का र के बाद में उ के बाद में क्या हुआ? गुण, और गुण के बाद में वहां पर हुई पूर्व रूप संधि। इस प्रकार से हमारा पद क्या बनता है? प्रासाद शिखरस्तोपि। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, शिखरस्तः। अब यहाँ इसका अगर समास करते हैं तो क्या बनता है? शिखरे स्थित। यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है। अब विद्यार्थियों हमारे श्लोक के अंदर जो पद आए थे उन पदों के परिचय को हमने यहाँ पर जाना है। चलिए आगे के श्लोक की ओर बढ़े। अब देखिए आगे के श्लोक की ओर। आगे का श्लोक है विद्यार्थियों हमारे पास में चतुर्थ श्लोक है। तो अब विद्यार्थियों यहाँ पर सर्वप्रथम हम इसका क्या करेंगे? इसके पदों को जानेंगे और फिर इसका उच्चारण करेंगे। देखिए, पात्र पात्र विवेको अस्ति धेनु पन्नगयोः इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में यह श्लोक है। चलिए इसका उच्चारण करते हैं और फिर उसके पश्चात इसका पदच्छेद करते हैं। देखिए, पात्र पात्र विवेकोस्ति धेनु पन्नगयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे पास में ये श्लोक है। अब हम अर्थ की दृष्टि से सर्वप्रथम इसका पदच्छेद करते हैं। देखिए, पात्रा पात्र, तो पात्र और अपात्र। फिर उसके पश्चात विवेको अस्ति, तो विवेकः अस्ति। धेनु पन्नगयो, तो धेनु पन्नगयोः इव तृणात् संजायते तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरम क्षीरात् संजायते क्षीरात् संजायते, और अंत में क्या है विद्यार्थियों? विषम। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा श्लोक था उस श्लोक का हमने यहाँ पर पदच्छेद किया है। अब इन पदों के जो अर्थ हैं उनको जानते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में जो पदच्छेद थे उसके अंदर हमने जो प्रथम पंक्ति थी उस प्रथम पंक्ति को लेते हैं और फिर उसका जो शब्दार्थ है उनको हम जानते हैं। तो हमारे पास में पद क्या है? प्रथम पद पात्र अपात्र विवेकः। क्या है विद्यार्थियों? पात्र अपात्र विवेकः। पात्र अपात्र का भेद, पात्र और अपात्र का भेद अस्ति है। पात्र और अपात्र का भेद है। धेनु पन्नगयो, गाय और सर्प। धेनु से क्या तात्पर्य है? गाय, और पन्नगयो से क्या तात्पर्य है? सर्प। इव के समान। अब विद्यार्थी यहाँ पर जो हमारे पास में अर्थ आया है उस अर्थ के आधार पर पंक्ति का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं कि पात्र अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान है। तो अस्ति को हम कहाँ ले आएंगे विद्यार्थियों? अंत में। हमारे पास में वाक्य क्या आया? पात्र अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान है। तो पात्र अपात्र विवेकः धेनु पन्नगयोः इव अस्ति। इस प्रकार से हम जो एक पंक्ति है उसका निर्माण कर लेते हैं। देखिए, पात्र अपात्र विवेकः धेनु पन्नगयो इव भवत इव अस्ति। एव के स्थान पर हम क्या लिख लेते हैं विद्यार्थियों? इव, क्योंकि हमारे पास जो श्लोक था उस श्लोक के अंदर भी हमने यहाँ पर क्या है? इव, और यहाँ पर भी क्या है? इव। इस कारण से हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? इव। चलिए अब हमारे पास में क्या पंक्ति है विद्यार्थियों? पात्र अपात्र विवेकः धेनु पन्नगयो इव अस्ति। पात्र अपात्र का भेद है गाय और सर्प के समान। चलिए जो द्वितीय पंक्ति है उसको भी ले लेते हैं। तृणात्, तृणात् से क्या तात्पर्य है? घास से। संजायते, उत्पन्न होता है। क्षीरम, दूध। क्षीरात्, दूध से। संजायते, उत्पन्न होता है। विषम, विष। अब विद्यार्थियों हमारे पास में क्या आया है? घास से उत्पन्न होता है दूध, दूध से उत्पन्न होता है विष। तो अब हम पंक्ति किस प्रकार से बना सकते हैं? देखिए हम बनाएंगे घास से दूध उत्पन्न होता है। छोटी सी पंक्ति को लेते हैं, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। देखिए, तृणात् क्षीरम संजायते, तो तृणात् क्षीरम संजायते। उसके पश्चात क्या है? दूध से उत्पन्न होता है विष, तो क्या बनाएंगे? दूध से विष उत्पन्न होता है, तो क्या लिखेंगे? क्षीरात् विषम संजायते। तो क्षीरात् विषम संजायते, और के लिए हम लगा देते हैं यहाँ पर च। तो अब हमारा वाक्य क्या हुआ कि
तृणात् क्षीरम संजायते, घास से दूध उत्पन्न होता है और दूध से विष उत्पन्न होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो पदच्छेद किया था उस पदच्छेद के आधार पर हमने यहाँ पर अर्थ निकाला और दो पंक्तियों का निर्माण किया है। अब ये दोनों पंक्तियों का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? अन्वय के तौर पे। चलिए अन्वय की ओर बढ़ते हैं और दोनों पंक्तियों को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखिए, पात्र अपात्र विवेकः धेनुपन्न गयो इव अस्ति, तृणात् क्षीरम संजायते, क्षीरात् च विषम संजायते। इस प्रकार से दोनों पंक्तियों को हमने यहाँ पर रख दिया है। चलिए विद्यार्थियों, श्लोक के माध्यम से भी हम यहाँ पर अन्वय करके देखते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास में श्लोक क्या है? पात्र पात्र विवेकोस्ति, धेनुपन्न गयो इव, तृणात् संजायते क्षीरम, क्षीरात् संजायते विषम। इस प्रकार से जो श्लोक है विद्यार्थियों, उस श्लोक से अब हम क्या करेंगे? अन्वय निकालेंगे। देखिए, पात्र अपात्र विवेको अस्ति, तो पात्र अपात्र विवेक और उसके पश्चात अस्ति बाद में किस प्रकार से? धेनुपन्न गयो इव अस्ति, अस्ति हमने कहां पर ले लिया? अंत में ले लिया है। उसी प्रकार से तृणात् संजायते क्षीरम, तो तृणात् क्षीरम संजायते, तृणात् क्षीरम संजायते और क्षीरात् विषम संजायते, क्षीरात् विषम संजायते और के लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है? च। अब विद्यार्थियों हमारे पास में क्या है? अन्वय है। चलिए कुछ जो अन्वय के अंदर जो शब्द आए हैं, जो पद हैं, उन्हें हम जानते हैं, उनके अर्थ को जानते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। पात्रा पात्र विवेकः, सुपात्र से कुपात्र से च भेद ज्ञानम, पात्र और अपात्र के भेद। अब पात्र और अपात्र का क्या अर्थ है विद्यार्थी? यहाँ पर पात्र का तात्पर्य सुपात्र और अपात्र से क्या तात्पर्य है? कुपात्र। अर्थात जो किसी वस्तु के लिए कोई व्यक्ति पात्र है अथवा अपात्र है, यहाँ पर बताया गया है। धेनुपन्न गयो इव, धेनुपन्न गयो इव से क्या तात्पर्य है? गो सर्पयो तुल्यम, अर्थात गाय व सर्प के समान यहाँ पर बताया गया है। देखिए, तृणात् क्षीरम, घासात दुग्धम, घास से दूध, क्षीरात विषम, दुग्धात गरलम, दूध से जहर, संजायते उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो अन्वय के अंदर पद आए थे उनके अर्थ को भी यहाँ पर हमने जाना है। अब विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से क्या जानेंगे? हम इसके प्रसंग को जानेंगे। चलिए प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पन्दनायाः सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठात्, या क्या है विद्यार्थियों? शीर्षक पाठात् उद्धृतः। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि इस शीर्षक पाठ से उद्धृत है। श्लोकेस्मिन् कवि पात्रस्य अपात्रस्य व भेद ज्ञानम प्रतिकथयति। इस श्लोक में कवि ने पात्र और अपात्र के भेद ज्ञान के प्रति कहा गया है। पात्र से क्या तात्पर्य? सुपात्र और अपात्र से क्या तात्पर्य? कुपात्र। इस प्रकार से जो भेद होता है, इन भेद के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब चलिए विद्यार्थियों, हमारा जो श्लोक है उस श्लोक की हम व्याख्या को जानते हैं और उसके अनुवाद को जानते हैं। देखिए, संस्कृत व्याख्या हमारे पास में क्या है? पात्र अपात्र विवेक विषये शोधारणम वर्णयन कवि कथयति। पात्र और अपात्र के विषय में उदाहरण सहित वर्णन करते हुए कवि कहता है यत कि पात्रस्य अपात्रस्य च भेद है, पात्र और अपात्र का भेद। अब पात्र और अपात्र की भेद की तुलना कर रहा है यहाँ पर कवि किससे? देखिए, गो सर्पयोः तुल्यम भवति, गाय और सर्प के समान है। पात्र और अपात्र का भेद यहाँ पर किससे वर्णित कर रहा है कवि? गो सर्पयोः, गाय और सर्प से। अब गाय और सर्प से पात्र और अपात्र का क्या तात्पर्य है? देखिए विद्यार्थियों, गोषु घासात दुग्धम उत्पद्यते, गाय घास से दूध उत्पन्न करती है। गाय क्या खाती है? गाय खाती है घास और हमें क्या देती है? हमें देती है दूध। तो गाय घास से दुग्ध उत्पन्न करती है और किंतु सर्पे दुग्धात विषम उत्पद्यते, और सर्प दूध से विष को उत्पन्न करता है। अब विद्यार्थियों सीधा सीधा यहाँ पर देख रहे हैं हम पात्र और कुपात्र, सुपात्र और कुपात्र। देखिए, गाय क्या खाती है? घास खाती है, लेकिन हमें क्या देती है? दूध देती है। लेकिन सर्प दूध पीता है और हमें क्या देता है? विष देता है। इस प्रकार से पात्र और अपात्र का यहाँ पर
बताया जा रहा है गावः घासम खादित्वापि दुग्धम ददाति, गाय घास खाकर भी दूध देती है। परंच सर्पः, परंतु सर्प तो दुग्धम अपि पीत्वा विषम ददाति, सर्प तो दूध पीकर भी विष देता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि कौन यहाँ पर सुपात्र है और कौन यहाँ पर कुपात्र है। एक जो घास खाकर भी हमें क्या देता है, दूध देता है, और दूसरा जो दूध पीकर भी हमें क्या देता है, विष देता है। अब चलिए विद्यार्थियों हम इसके हिंदी अनुवाद को एक बार देखते हैं। देखिए, पात्र और, यहां पर सही कर लेते हैं, पात्र और अपात्र का भेद गाय और सर्प के समान होता है। गाय को घास खिलाने से उससे दूध उत्पन्न होता है तथा सर्प को दूध पिलाने से उससे जहर उत्पन्न होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों पात्र और अपात्र का भेद हमने यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से, इस सुभाषितानी के माध्यम से हमने समझा है। चलिए विद्यार्थियों इस सुभाषितानी अथवा श्लोक के अंदर जो पद आए हैं उन पदों को हम जानते हैं एक बार। देखिए सर्वप्रथम हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, अस्ति। अस्ति से क्या तात्पर्य है, ह। अब यह अस्ति किस प्रकार से बना है, यहाँ पर कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, वह जानते हैं। अब विद्यार्थियों अस्ति में क्या है, अश धातु है। अब धातु का प्रसंग है तो हमें क्या क्या जानना है, वहां पर लकार कौन सा है, वहां पर पुरुष कौन सा है और वहां पर वचन कौन सा है। तो विद्यार्थियों यहाँ वहां पर लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है, अर्थात प्रथम पुरुष का एक वचन है। चलिए द्वितीय पद देखते हैं, तृणात। तृणात से क्या तात्पर्य है, घास से। अब यहाँ पर शब्द क्या है, मूल शब्द है तृण। तृण है विद्यार्थियों नपुंसकलिंग का। अब उसके पंचमी विभक्ति और एक वचन में रूप बनता है तृणात। उसी प्रकार से विद्यार्थियों क्षीरात। क्षीरात से क्या तात्पर्य है, दूध से। अब यहाँ पर विद्यार्थियों क्षीर नपुंसकलिंग का और वही पंचमी विभक्ति एक वचन का यह रूप है क्षीरात। पात्रा पात्रम, पात्र धन अपात्रम। अगर पात्रा पात्रम को हम विच्छेदित करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, पात्र धन अपात्रम। अब विद्यार्थी यहाँ पर हमें यह देखना है कि यहाँ पर संधि होगी। अब पात्र के अंदर जो त्र है उसके अंदर क्या आता है, अंतिम वर्ण विद्यार्थियों ए, और यहाँ का आरंभिक वर्ण अपात्रम में क्या है, ए और ए। अब विद्यार्थियों हमारे पास में परिस्थिति क्या आई है, ए और उसके पश्चात क्या है, ए। अब विद्यार्थियों यहाँ पर संधि का अगर प्रसंग है तो यहाँ पर संधि होगी विद्यार्थियों श्रवण दीर्घ संधि। एक जैसे वर्ण है तो उन्हें हम क्या करेंगे, दीर्घ कर देंगे। तो संधि कौन सी होगी, श्रवण दीर्घ संधि। ए और ए मिलकर क्या बनेगा विद्यार्थियों, आ, और हमारे पास में पद क्या आ जाएगा, पात्रा पात्रम। इस प्रकार से संधि कौन सी है यहाँ पर, श्रवण दीर्घ संधि। चलिए अगले पद की ओर बढ़ते हैं, धेनु पन्नगौ। इसको विच्छेदित करेंगे पद को तो क्या होगा, धेनु च पन्नगः च। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पद की बात होती है वह किसके अंदर होती है, समास के अंदर। और समास का विग्रह हमने क्या किया है, धेनु च पन्नगः च। अब च की बात हो रही है तो हमने पढ़ा है चार थे द्वंद्व, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, यहाँ पर समास होगा द्वंद्वः समासः। अब चलिए विद्यार्थियों हमने इस श्लोक के जो पद थे उनको जाना है। अब हम आगे के श्लोक की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों हमारे पास में जो अगला श्लोक है, सर्वप्रथम हम उसके पदों को उच्चारित करेंगे, फिर उसके पश्चात उसका वाचन करेंगे। देखिए, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर सर्वप्रथम क्या है, तालव्य श, फिर उस अंतिम श कौन सा है, वह है मूर्धन्य श। तो इन्हें उच्चारित करते समय हमें ध्यान रखना होगा। चलिए विद्यार्थियों इसका उच्चारण करते हैं, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। इस प्रकार से विद्यार्थी यह हमारे पास में श्लोक है। चलिए अब हम सर्वप्रथम इसका क्या करेंगे, हम करेंगे इनका पदच्छेद। यथा खनन खनित्रेण, यथा खनन खनित्रेण नरः वार्यधिगच्छति को कैसे करेंगे, वारी अधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां, तथा गुरुगतां विद्यां। अब शुश्रूषुरधिगच्छति, तो विद्यार्थियों क्या लिखेंगे, शुश्रूषुः और उसके पश्चात अधिगच्छति।
अब विद्यार्थियों जो स है, दंत्य श, तालव्य श, मूर्धन्य श, इनका सबका उच्चारण स्थान अलग अलग है, तो हमें उच्चारण के दौरान उसे ध्यान रखना होगा। चलिए विद्यार्थियों, हमारे पास में पदच्छेद आ गए हैं। पदच्छेद के पश्चात हम क्या करते हैं, हम इनके जो अर्थ हैं उनको जानते हैं। सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति लेते हैं, फिर उसके पश्चात द्वितीय पंक्ति। चलिए प्रथम पंक्ति के जो अर्थ हैं उनको जानते हैं। यथा, यथा से क्या तात्पर्य है, जैसे, और उसके पश्चात खनन, खोदता हुआ, खनित्रेण, खोदने के साधन से, जैसे खोदता हुआ, खोदने के साधन से। नरः, मनुष्य, वारी, पानी को, अधिगच्छति, प्राप्त कर लेता है। अब विद्यार्थियों हमारे पास में अर्थ क्या क्या आया है, देखिए, जैसे खोदता हुआ, खोदने के साधन से मनुष्य पानी को प्राप्त कर लेता है। अगर अब हम इसके जो अर्थ आए हैं उसकी अगर पंक्ति बनाते हैं तो किस प्रकार से बनेगी, सर्वप्रथम हम लेंगे विद्यार्थियों मनुष्य, तो जैसे मनुष्य, इस प्रकार से, जैसे मनुष्य खोदने के साधन से खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार से हम पंक्ति बना सकते हैं। जैसे मनुष्य खोदने के साधन से खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है। चलिए सर्वप्रथम लेते हैं यथा, फिर उसके पश्चात मनुष्य नरः, खोदने के साधन से तो खनित्रेण, खनित्रेण, खोदता हुआ, खनन, और उसके पश्चात वारी और अधिगच्छति, वारी अधिगच्छति। तो हमारे पास में पंक्ति क्या आई है, यथा नरः खनित्रेण खनन वारी अधिगच्छति। चलिए जो पदच्छेद के अंदर द्वितीय पंक्ति थी उसको भी लेते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। देखिए तथा, तथा से क्या तात्पर्य है, वैसे ही, गुरुगताम, गुरु में स्थित, गुरु के अंदर स्थित या गुरु में स्थित, विद्याम, विद्या को, शुश्रूषु, सेवा परायण अथवा जिज्ञासु, अधिगच्छति, प्राप्त कर लेता है। अब विद्यार्थियों इसी प्रकार से जैसे हमने प्रथम पंक्ति की एक पंक्ति बनाई थी अर्थ के रूप में, उसी प्रकार से यहां पर भी बनाते हैं। सर्वप्रथम लेंगे, वैसे ही गुरु में स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। अब हमारे पास में क्या बचा है, सेवा परायण जिज्ञासु, तो वैसे ही सेवा परायण जिज्ञासु गुरु में स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से विद्यार्थी हम पंक्ति बना लेते हैं। चलिए इस पंक्ति को भी क्रमबद्ध कर देते हैं, वैसे, तथा, और यहाँ पर सेवा परायण अथवा जिज्ञासु क्या लिखेंगे, शुश्रूषु, तो शुश्रूषु, उसके पश्चात क्या है विद्यार्थियों, गुरु में स्थित, तो गुरुगताम, गुरुगताम, विद्याम, विद्या को, अधिगच्छति, प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर एक पंक्ति बना ली है। दोनों पंक्तियों प्रथम और द्वितीय को ले जाकर हम आगे की ओर अग्रेसित करते हैं और क्या लिखते हैं वहां पर, अन्वय। अब विद्यार्थियों हमारे पास में जो दोनों पंक्तियां थी उन दोनों पंक्तियों को हमने यहाँ पर अन्वय के रूप में क्रमबद्ध कर दिया है। अब हमारे पास में श्लोक भी है और अन्वय है। सर्वप्रथम श्लोक को देखते हैं और श्लोक से भी अन्वय निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधिगच्छति। इस प्रकार से हमारा ये श्लोक है। चलिए विद्यार्थियों अन्वय देखते हैं। हमने क्या बनाया था विद्यार्थियों, यथा सर्वप्रथम लिया था, फिर उसके बाद में क्या लिया था, नर है, तो यथा नर है, खनित्रेण खनन वारी अधिगच्छति, खनित्रेण खनन वारी अधिगच्छति। ये आ गई हमारे पास में प्रथम पंक्ति। चलिए द्वितीय को देखते हैं विद्यार्थियों, तथा, तथा को हमने सर्वप्रथम लिया था, उसके पश्चात क्या लिया था विद्यार्थियों, शुश्रूषु, तो शुश्रूषु, इस प्रकार से, और इसके पश्चात क्या है विद्यार्थियों, गुरुगताम, फिर विद्याम अधिगच्छति, विद्याम अधिगच्छति। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर अन्वय को देखा है। अब विद्यार्थियों अन्वय हमने श्लोक से भी बनाने का प्रयास किया है। दूसरा, इस श्लोक के पदच्छेद करके उनका अर्थ निकालकर और अर्थ से हमने अन्वय करने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब अन्वय के अंदर जो विद्यार्थियों पद आए हैं उन पदों को जानते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, खनित्रेण, खनित्रेण से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, खनन साधनेन, खनन साधन से। अब खनन के साधन कौन कौन से हैं, देखिए, फावड़ा, कुदाल इत्यादि। वारी, वारी से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, जलम, पानी को। अधिगच्छति, अधिगच्छति से क्या तात्पर्य है, प्राप्नोति, अधिगच्छति तात्पर्य प्राप्नोति, प्राप्त कर लेता है। गुरुगताम, गुरौ विद्यमानानाम, गुरु में विद्यमान, गुरु के अंदर स्थित। शुश्रूषु, श्रोतुम ज्ञातुम इच्छुक है, सुनने और जानने का इच्छुक, अथवा जिज्ञासु अथवा सेवापरायण। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस पद के अर्थ हैं। चलिए विद्यार्थियों अन्वय के पश्चात अब हम जानेंगे यहाँ पर जो उसका प्रसंग है
उस प्रसंग को। देखिए प्रसंग के अंदर क्या है विद्यार्थियों, श्लोको अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित रत्नानि इति पाठात् उद्धृतः। यह श्लोक हमारी स्पंदना इस पाठ्य पुस्तक के सुभाषित रत्नानि इस पाठ से उद्धृत है। अब विद्यार्थियों अब हम यहाँ पर बताएंगे कि इस श्लोक के अंदर क्या है। तो कहा गया है श्लोके अस्मिन् कविः निरंतर परिश्रमस्य गुरु सेवायाश्च महत्वं वर्णयति। इस श्लोक में कवि ने निरंतर परिश्रम और गुरु की सेवा के महत्व का वर्णन किया है या वहां पर वर्णन बताया है। अब विद्यार्थियों जो श्लोक है उस श्लोक के प्रसंग को जानने के पश्चात हम उसकी जो संस्कृत व्याख्या है उसको जानेंगे और वहीं से ही उसका अनुवाद निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या व्याख्या है विद्यार्थियों इसकी, यथा खनन साधनेन मनुष्यः खनित्वा जलम प्राप्नोति। जैसे खोदने के साधन के द्वारा खोदता हुआ मनुष्य खनित्वा खोद कर जलम प्राप्नोति जल को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य परिश्रम करके जो साधन अपनाया उस साधन के द्वारा वह खोदते खोदते जल को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह परिश्रम करता हुआ फल की प्राप्ति कर लेता है। उसी प्रकार से तथैव जिज्ञासु, उसी प्रकार से जिज्ञासु जो जानने का इच्छुक है वह सेवा परायणश्च, सेवा करता हुआ निरंतर सेवा में संलग्न है। छात्रोऽपि, छात्र भी गुरौ तद विद्यमानानां ज्ञानम प्राप्नोति, गुरु में विद्यमान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अर्थात सतत परिश्रमेण एव लक्ष्य प्राप्तुम शक्यते। तो विद्यार्थियों अर्थात सतत परिश्रम से, निरंतर परिश्रम से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य है खोदने के साधन के द्वारा खोदता हुआ जल को प्राप्त कर लेता है और निरंतर परिश्रम से बालक गुरु में विद्यमान जो विद्या है उसको ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार से विद्यार्थियों हम भी निरंतर प्रयासरत रह के हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है। चलिए विद्यार्थियों इस श्लोक के अंदर जो पद आए हैं उन पदों को जानते हैं और फिर आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों उनको जानने से पूर्व हम यहाँ पर जो हमारा श्लोक है उसके हिंदी अनुवाद को एक बार फिर से देख लेते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मनुष्य खोदने के साधन अर्थात फावड़े या कुदाली से खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही जिज्ञासु एवं सेवा में परायण शिष्य गुरु में विद्यमान स्थित विद्या ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अब विद्यार्थियों कहा गया है कि खोदने के साधन से खोदता हुआ क्या प्राप्त कर लेता है, पानी को, और वैसे ही जिज्ञासु जो बालक है वह सेवा करता हुआ क्या प्राप्त कर लेता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि इस सुभाषितानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और निरंतर प्रयास करने से ही हमें फल की प्राप्ति होगी। अब विद्यार्थियों इनके पदों को देखते हैं। देखिए हमारे पास में सर्वप्रथम पद क्या है विद्यार्थियों, नर है। नर से क्या तात्पर्य है, मनुष्य। अब विद्यार्थियों नर शब्द है पुल्लिंग का है। अब विद्यार्थियों जहां पर भी शब्द रूप का प्रसंग आता है वहां पर हम दो चीजें जानते हैं, या तो उसका लिंग, और लिंग जानने के पश्चात उसके अंदर जो हम विभक्ति है और विभक्ति के अंदर वह कौन सा वचन है वह हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं विद्यार्थियों नर, नर है जो है उसके अंदर मूल शब्द क्या है, नर है। उसके अंदर विद्यार्थियों जो लिंग है वह क्या है, पुल्लिंग है, और प्रथम विभक्ति और एक वचन का यह रूप है। देखिए अगला खनित्रेण। खनित्रेण से क्या तात्पर्य है, खनन साधन से। खनित्र मूल शब्द है विद्यार्थियों नपुंसक लिंग का है, और उसके तृतीय विभक्ति एक वचन में जो रूप बनता है वह क्या है, खनित्रेण। वारी, वारी से क्या तात्पर्य, जल को, तो वारी विद्यार्थियों नपुंसक लिंग का है, और उसके द्वितीय विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है वह है वारी। खनन, खनन से क्या तात्पर्य है, खोदता हुआ। अब विद्यार्थियों यहाँ पर खन है और उसके पश्चात विद्यार्थियों क्षत्रिय प्रत्यय क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय। उस प्रकार से आगे देखते हैं विद्याम। विद्याम से क्या तात्पर्य है, विद्या को। अब विद्या शब्द क्या है विद्यार्थियों, स्त्रीलिंग का है, उसके द्वितीय विभक्ति और एक वचन में क्या बनता है, विद्याम। अधिगच्छति, अधिगच्छति से क्या तात्पर्य, प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर अधि उपसर्ग है और गम धातु है, धातु आ गया तो विद्यार्थी क्या होगा, फिर उसके पश्चात पुरुष और वचन, तो यहाँ पर क्या है, प्रथम पुरुष और एक वचन। वारी अधिगच्छति। अब इसको विच्छेदित करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थियों, वारी धन अधिगच्छति।
अब यहाँ पर हम देखते हैं विद्यार्थियों, अंतिम वर्ण हमारे पास में क्या आया है, ई, और ई के पश्चात क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर आरंभिक वर्ण क्या है, अ। हमारे पास में परिस्थिति है विद्यार्थियों ई धन अ। ऐसी स्थिति के अंदर होती है विद्यार्थियों यण संधि। हमने बार बार अध्ययन किया है कि ई उ री लृ के स्थान पर य व र ल आदेश होता है। तो अब विद्यार्थियों हम देखते हैं कि ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, य। अब यह होने के कारण यह इसके अंदर मिल जाएगा, तो यह पूर्ण रूप से बन जाएगा यह। तो अब इससे पहले हमारे पास में क्या था विद्यार्थियों, वार्य। तो ये इस कारण से यह र कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। तो हमारे पास में पद क्या बनेगा, वार्य है विद्यार्थियों, यहाँ पर वार्य। अब र ऊपर की ओर चला जाएगा तो हमारे पास में क्या बनेगा विद्यार्थियों, वार्य। और उसके पश्चात जो गच्छति पद है उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे, और पूरा पद हमारे पास में क्या आएगा, वार्यदि गच्छति। यहाँ पर संधि कौन सी है, यहाँ पर संधि है यण संधि। अब विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने जो तृतीय, चतुर्थ, पंचम श्लोक का अध्ययन किया। जो शेष बचे हुए श्लोक हैं उनके अध्ययन के लिए हम मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।